नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि AIB 20 का एग्ज़ाम 30 नवंबर को शेड्यूल्ड है, जिसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट जो रिसेंट जजमेंट पास किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला केस है राखी साधु खान वर्सेस राजू साधु खान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अ वुमेन लिविंग विद अ मैन विदाउट मैरिज कैन स्टिल क्लेम मेंटेनेंस। मान लो कोई महिला किसी लिव इन में, यानी अगर कोई महिला लिव इन में रह रही है तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। सेकंड केस है दिलीप कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का। ये भी केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एयरफोर्स स्कूल इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट से स्टेट की डेफिनेशन को काफ़ी ब्रॉडन किया है। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये एक केस है जहाँ पे ये बोला गया कि एयरफोर्स स्कूल जो है स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड केस इज महनूर फातिमा इमरान एंड अदर्स वर्सेस MS विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये भी 2025 का ही केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया डेट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स arbitrator have the jurisdiction to decide only contractual rights, not ownership और title of immovable property। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अगर वो आर्बिट्रेशन में जा रहा है, तो जो आर्बिट्रेटर हैं वो केवल कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, यानी जो भी राइट कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहे हैं, केवल उन्हीं को डिसाइड करेंगे। ऑनरशिप और जो टाइटल है प्रॉपर्टी का वो डिसाइड नहीं करेगा, वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। फोर्थ इज धानिया M वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया पब्लिक ऑर्डर को फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। आमतौर पे क्या होता है कि हम पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को सेम समझते हैं, बट इस केस में कोर्ट ने क्लियरली बताया कि पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, वो है नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पासिंग अ लॉ कैन नॉट बी कंसिडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इवन इफ इट ओवरराइड्स अ जजमेंट अनलेस इट इज़ अ डेलिबरेट डिसोबीडियंस। मान लो कोई भी पार्लियामेंट हो या स्टेट अथॉरिटी हो, स्टेट लेजिस्लेचर, अगर उन्होंने कोई भी लॉ पास कर दिया है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बोलेंगे अगर वो जजमेंट को ओवरराइड कर भी रहा है तो भी, जब तक कि उनका जो इंटेंशन है वो डेलिबरेट डिसोबीडियंस का ना हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सिक्स्थ इज अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एन एक्यूज्ड कैन वॉलेंटरीली अंडरगो नार्को एनालिसिस बट कैन नॉट बी कंपेल्ड। यानी अगर किसी भी एक्यूज्ड को हम कंपेल्ड नहीं कर सकते को नार्को एनालिसिस में जाए, वो चाहे तो वॉलेंटरीली अपनी कंसर्न दे सकता है नार्को एनालिसिस के लिए। सेवेंथ इज नागराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इज बोथ स्टैच्यूटरी राइट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 21। कि जो अपील फाइल करने का अधिकार है वो लॉफुल भी है, BNSS में आपको पूरा दिया गया है कि अपील फाइल करने का अधिकार है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एट्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन दिया था। कोर्ट ने बोला कि गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली डिले बिल्स अंडर आर्टिकल 200 एंड मस्ट एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। यहाँ पे कोर्ट ने क्या है कि टाइम लिमिट सेट कर दिया गवर्नर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए भी, कितने टाइम में उनको कंसेंट देना है अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है। इसके बाद आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी भेजा, उस पर सुनवाई कंप्लीट हुई, उस पर जजमेंट आएगा तो और हमें इस पर क्लियरिटी मिलेगी। बाकी फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। नाइन्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे भी कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट थे उसको चेंज किया है। केस का नाम है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। कोर्ट ने ये कहा है कि सीक्रेटली रिकॉर्डेड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन स्पाउसेज आर एडमिसिबल एज एविडेंस इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 128 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभी तक आपको ये पता है कि 128 में ये क्या आते हैं कि प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन के अंडर आ रहे हैं, स्पाउसेस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है। बट इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्पाउसेस के बीच में तो वो भी एडमिसिबल है, बट केवल और केवल मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स पे, सिविल क्रिमिनल बाकी कहीं भी वो एडमिसिबल नहीं है। 10th इज GC मंजूनाथ वर्सेस सीताराम। इसमें कोर्ट ने बोला है कि प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन जो है वो मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 218 ऑफ BNSS, जिसको रीड विद सेक्शन 170 ऑफ द पुलिस एक्ट।
when alleged act by the police officer are reasonably connected to their official duties even if they are excessive। और जो ऐसा सेंक्शन है वो 120 डेज में देना है कोर्ट को, सॉरी गवर्नमेंट को। 11th भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बलवीर सिंह। कोर्ट ने ये बोला कि एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड विटनेस इज एडमिसेबल अंडर सेक्शन 124 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड होल्ड्स द सेम वैल्यू एज एनी अदर विटनेस प्रोवाइडेड इट इज़ रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम टिटोरिंग। कि आपको ये सभी को पता है कि बच्चे का एविडेंस भी हम एडमिसिबल करते हैं कोर्ट में, ठीक है। 124 में उसकी एडमिसिबिलिटी है और उसकी सेम वैल्यू है जो किसी और विटनेस की है, बट प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि वो रिलायबल हो और ये इंश्योर करना है कि उसको सिखाया पढ़ा ना गया हो, फ्री फ्रॉम ट्यूटरिंग हो, तो वो एक एडमिसिबल है। चाइल्ड विटनेस भी एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। 12th भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है बिस्वजीत चटर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में ये बोला इन द एब्सेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट इंटेंट अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू एडल्ट्स who knowingly entered into sexual relations despite of subsisting marriage cannot be construed as rape or cheating under BNS। केस में ये बोला गया कि अगर मान लो दो एडल्ट कंसेंसस से सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ सबसिस्टिंग मैरिज, अगर एक बंदा अभी भी मैरिज में है तब भी और सामने वाले पार्टनर को पता है तब भी उसको रेप और चीटिंग नहीं बोलते BNS में। 13 केस है घनश्याम सोनी वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें कोर्ट ने बोला है कि लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट करने के लिए 514 में BNSS में जो रेलेवेंट डेट है कहाँ से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा इस डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। जब हमने कंप्लेंट फाइल किया यानी जब से प्रोसीडिंग शुरू हुई है ना, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, ना ही नॉट द डेट जहाँ से मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया। यानी लिमिटेशन कब से काउंट करेंगे 514 BNSS में जब से हमने केस को फाइल किया, कंप्लेंट को फाइल किया वहाँ से, ना कि जब मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया। 14th इज MS सेलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेज A गनाशेखरन। इस केस में ये बोला कोर्ट ने कि विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस हैज़ द राइट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट एक्विटल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 413 ऑफ द BNSS प्रोवाइजो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट दे आर कंप्लेनेंट। मान लो आपको ये सभी को पता है कि मान लो कोई भी ऑफेंस होता है तो वहाँ पे ये जरूरी नहीं कि विक्टिम को ही केवल कंप्लेंट करानी है, कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, चाहे उसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ हो चाहे ना हुआ हो। बट अगर मान लो जो कंप्लेनेंट है उसने कोई कंप्लेंट कराया और वहाँ पे एक्विटल हो गया है, ठीक है, अक्यूज्ड का, तो जो विक्टिम है जिसने कंप्लेंट नहीं भी कराई थी उसके पास राइट है कि वो अपील फाइल कर सकता है उस एक्विटल के अगेंस्ट 413 के प्रोवाइजो में। ये BNSS में प्रोविज़न है, तो ये कोर्ट ने क्लैरिफाई किया इस केस में। 15th इज स्टेट वर्सेज एलूरी श्रीनिवास चक्रवर्ती। इसमें यह बोला है कि जो डिस्चार्ज है अंडर BNSS ये बेस्ड होगा ऑन द मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन नॉट बाय द डिफेंस, ठीक है। जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन हम लगाते हैं तो ये किस पे बेस्ड होना चाहिए, जो मटेरियल प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस करा ना ही डिफेंस ने, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। 16th इज राजीव गुप्ता वर्सेस प्रशांत गर्ग। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर मान लो कोई कंपोजिट सूट है जहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ सेल की भी बात की गई है और डीड ऑफ पोजेशन की भी बात की गई है, तो जो लिमिटेशन पीरियड हम जज करेंगे वो कहाँ से करेंगे, जो प्राइमरी रिलीफ मिला है कैंसिलेशन का, ठीक है, उसमें लिमिटेशन 3 साल का, ना ही पोजेशन का जो कि 12 साल का है। तो अगर मान लो कोई भी कंपोजिट सूट है जहाँ पे दोनों रिलीफ की बात की गई है, कैंसिलेशन ऑफ सेल की और पोजेशन के डीड की, तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल का ही रहेगा, ना कि 12 साल का। आई होप कि आप लोग बोर ना हो रहे और जो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो नेक्स्ट केस जो 17 है वो है SC गर्ग वर्सेज स्टेट ऑफ UP। इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। कोर्ट ने ये बोला कि जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है जो हम CPC में पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 11, ठीक है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होता है। हम ये पढ़ते थे कि रेस जुडिकाटा केवल सिविल में ही नहीं, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई होता है। रेस जुडिकाटा अल्टीमेट एम के कि हमें डिले नहीं करना है प्रोसीडिंग्स को, है ना, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स नहीं करने हैं, तो इसीलिए ये बोला कि रेस जुडिकाटा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होगा। 18th भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है सतीश चंद्र शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ HP हिमाचल प्रदेश। नो रिट लाइज अंडर आर्टिकल 32 ऑन अ डिसीजन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 136 आपको पता है किसकी बात करता है, SLP यानी स्पेशल लीव पिटिशन। तो अगर SLP पे कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है तो उसके अगेंस्ट आप रिट आर्टिकल 32 में रिट नहीं फाइल कर सकते, ये बोला इस केस में।
बस अब 2 केस बचे हैं, उसमें सेकंड लास्ट केस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जो काफ़ी हाईलाइट में भी रहा था। केस का नाम है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में ये बोला कोर्ट ने, दिस सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS रिक्वायर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्टरिंग FIR फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ 3 to 7 years, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग स्पीच और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये आपको पता है जो 173 सबसेक्शन 3 ये नया प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया है BNSS में, तो उसी को कोर्ट ने एक्सप्लेन किया और उसी को प्रोविज़न को काफ़ी क्लैरिफाई किया इस केस में। तो ये काफ़ी लाइमलाइट में भी था केस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए। एंड द लास्ट केस इज P. कुमार कुरुबन वर्सेस P. नारायणन एंड अदर्स। इसमें यह बोला कोर्ट ने कि अप्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11D इफ द इश्यू ऑफ लिमिटेशन इन्वॉल्व्स अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड मस्ट प्रोसीड टू द ट्रायल। आपको पता है कि ऑर्डर 7 रूल 11 यानी 7/11 में जो होता है CPC में, यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात होती है, ठीक है। तो उसी में कोर्ट ने ये बोला है कि प्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता 7/11D में यदि इशू जो है लिमिटेशन का, उसमें दोनों बातें हैं, लॉ और फैक्ट का क्वेश्चन अगर इन्वॉल्व है तो उसको ऐसे आप प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते और उसका ट्रायल होगा ही होगा, वो केस जो है ट्रायल को प्रोसीड होगा ही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज की ये जो वीडियो थी इसमें ये मैंने 20 केसेस को डिस्कस किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये रिसेंट सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो अभी इसी साल कोर्ट ने पास किए हैं और ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अगर कोई प्रैक्टिस में भी है तो उनके लिए भी इनको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये केवल पार्ट 1 था, अभी और भी पार्ट 2 पार्ट 3 इनके रिलीज़ करेंगे कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपने AIB 19 का पेपर देखा होगा और 18 के भी, तो वहाँ पे कई क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट से थे, ठीक है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन वीडियो को आप देखते रहिए कंटिन्यूसली, तो आपको और बेनिफिट करेगा। और ऐसे ही लीगल अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।